नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है रीजनल सिंथेसिस। इस पे हम बात करेंगे रीजनल सिंथेसिस। सबसे पहले इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे कि इसका ये कंसेप्ट जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, फिर उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसकी रेलेवेंस क्या है उस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंपली हमें यह समझना है कि रीजनल सिंथेसिस क्या होता है। देखिए, डिफरेंट अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये सभी सब्जेक्ट जो हैं एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, सोशल और फिजिकल प्रोसेस, उसको डील कर। जैसे एक इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी क्षेत्र में या पूरी जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं उनको एक्सप्लेन करता है। ऐसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो कमर्शियल एक्टिविटीज को जो है एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही कोई बायोलॉजिस्ट है वो किस तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, किस तरह से इकोसिस्टम काम करता है, किस तरह से जो है सेल डिवीजन हो, ये सारी चीजें जो है एक बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है। अब बात होती है कि ज्योग्राफर जो है रीजनल सिंथेसिस, उसका एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें वो बात करता है कि किसी रीजन में, कोई रीजन है, उस रीजन में बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को इंटीग्रेट जब हम कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई रीजन है, उस रीजन में पॉपुलेशन है, उस रीजन में क्लाइमेट, अलग टाइप की क्लाइमेट है, अलग टाइप की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, उस रीजन में अलग टाइप का जो है वो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, उस रीजन में अलग टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां पे हाइड्रोलॉजी का एक अलग स्ट्रक्चर है, सोइल का अलग स्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को इंटीग्रेटेड कर देते हैं, मिला देते हैं, मेरे हर शब्द को समझने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम जितने भी ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा और सरल भाषा में बात करूं, जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, भौगोलिक तत्व क्या है, जैसे जलवायु एक भौगोलिक तत्व है, पानी वहां का कैसा है, हाइड्रोलॉजी एक भौगोलिक तत्व है, वहां की मृदा कैसी है, मिट्टी, सोइल एक जो है वो भौगोलिक तत्व है। तो ऐसे ही जितने फिजिकल और सोशल जितने भी ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम उनको इंटीग्रेटेड यानी सबको मिला के देखते हैं, और वो जो सबको मिला के देखना और फिर उसका एनालिसिस करना जो है वही रीजनल सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब यहां पे यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, है ना। रीजनल एट्रीब्यूट्स, जो एक रीजन जब बनता है, हमने अभी पिछली कक्षा में जो है ना रीजन के बारे में पढ़ा था, आपने अगर नहीं देखा ये वीडियो तो आप देख सकते हो, इससे पहले हमने जो है रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो रीजन जो है बेसिकली क्या होता है कि वो एक होमोजेनिटी रखता है, और वो होमोजेनिटी होती है उसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनमें, यानी जब वो सारे एलिमेंट मिलके एक रीजन का निर्माण करते हैं, तब हम उसको, अगर वो होमोजेनिटी रखता है तब हम उसको रीजन कहते हैं। अब क्या है, रीजनल सिंथेसिस क्या होता है कि जब हम उन सभी एट्रीब्यूट्स को एक पर्सपेक्टिव में, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तब हम उसको रीजनल सिंथेसिस कहते हैं। जैसे मैं एक आपको बताऊंगा, जैसे अंडर डेवलप्ड कोई एरिया है ना, डेवलप्ड एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया। अब देखो दो रीजन मैंने डिवाइड कर दिए,
एक तो डेवलप्ड रीजन, दूसरा अंडर डेवलप्ड रीजन, या आप ये कह सकते हो डेवलप्ड नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन। तो जो डेवलप्ड नेशन है उनकी अपनी कुछ ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ मिलेगा, इकोनॉमी मजबूत मिलेगी, लिटरेसी रेट हाई मिलेगी। तो ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं डेवलप्ड नेशन के, उसके पूरे इंटीग्रेशन को जो है हमें समझाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड नेशन की, लैक ऑफ रिसोर्सेज है ना, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट कम है और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग मिलेगा। तो इस तरह से मान लो एग्रीकल्चर की अगर उस रीजन की बात करें तो हो सकता है सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो सकती है, लो हो सकती है, और दूसरे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो दोनों में डिफरेंस पैदा करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, एक तरफ डेवलप्ड नेशन है, एक तरफ जो है अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो ये सारे तत्व जो हैं मिलके उस रीजन की एक विशेषता बनाते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है इसी को हम रीजनल सिंथेसिस कहते हैं। दैट इज द कंसेप्ट, ये इसका कंसेप्ट है। चलिए आप बात करते हैं कि ये कंसेप्ट जो है ज्योग्राफी में कैसे डेवलप हुआ। इस कंसेप्ट को शुरुआती रूप में लेके आने का ज्योग्राफी में जो श्रेय जाता है वो जाता है फेनेमन को। फेनेमन जो है वो एक विद्वान थे ज्योग्राफी में जिन्होंने रीजनल सिंथेसिस कंसेप्ट जो लेके आए, और जिन्होंने जो है ना ये बताया कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनका एक मिला जुला जो है ना एक इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशन है। इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्लेनेशन कैसे? फेनेमन ये बताते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो रीजन को, स्पेस को डील करता है। अब इसमें वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज और जो फिजिकल एक्टिविटीज पाई जाती हैं उन सभी को मिला के जो है एक अलग तरह का जो है सब्जेक्ट बनाता है उनकी व्याख्या करने के लिए, और वो जो है इंटीग्रेटेड होता है, और इसी को हम सिंथेसिस ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। यानी कि रीजन में जितने भी अलग अलग ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं उन सभी को मिला के जब हम उसको एक उससे एकीकृत रूप से देखते हैं तब जो है हम उसको रीजनल सिंथेसिस या ज्योग्राफिकल सिंथेसिस कहते हैं। ये फेनेमन के जो है 1919 में उन्होंने विचार जो है यहां पे प्रस्तुत किए थे। लेकिन फेनेमन से पहले भी इस विषय को ये जो कंसेप्ट है इस विषय में बहुत पहले से ही जो है वो डेवलप हो चुका था, और बहुत सारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट पे बात की है। जैसे अगर हम हेकेटियस की जेस पेरियोडस को अगर हम देखते हैं तो हेकेटियस का अपना एक कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने जो है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की बात की है। आपको पता भी होगा कि हेकेटियस को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मैन और इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की बात की अपनी बुक में जेस पेरियोडस। अब हेकेटियस जो है वो भी बात करते हैं कि कैसे रीजन्स वाइज, अलग अलग रीजन वाइज जो है सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बदलते स्वरूप में पाई जाती हैं। उन्होंने यूरोप के अलग अलग हिस्सों की जो का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि अलग अलग जो एक्टिविटीज, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज पाई जाती हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और वो एक अलग भूखंड का निर्माण करती है।
एक फिजियोकल्चरल जो है ना लैंडस्केप का निर्माण करती है। हालांकि लैंडस्केप शब्द का उन्होंने यूज नहीं किया है, लेकिन वो एक दर्शावली या आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे परिदृश्य के बारे में बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, जिसमें सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, वो क्रियाएं मिलके किसके साथ, वातावरण के साथ मिलके एक अलग परिदृश्य का निर्माण करती हैं। अब इस परिदृश्य को समझने के लिए जो है हम एक ऐसे, हमें क्या करना होगा, सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एकीकृत करना होगा और फिर तभी जो है हम उस परिदृश्य को समझ पाएंगे। तो शुरुआती रूप में जो है हेक्टियस ने जो है ये बात रखी। अब इसके बाद, हेक्टियस के बाद विडाल डी ला ब्लास की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, विडाल डी ला ब्लास ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया पेज का। जो पेज का कंसेप्ट है बेसिकली उसको हम रीजन का कंसेप्ट ही कह सकते हैं। विडाल डी ला ब्लास जो है वो फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां की रीजनल वेरिएशन को समझते हैं, और जब वो रीजनल वेरिएशन को समझते हैं तब वो देखते हैं कि छोटे छोटे जो रीजन्स बने हुए हैं, जिन्होंने वहां के उन रीजन में जो है ना, छोटे छोटे रीजन्स में अलग तरह की लाइफस्टाइल जो है वो पाई जाती है। तो उस लाइफस्टाइल का किस तरह से वो लाइफस्टाइल किस तरह से वातावरण को प्रभावित करती है और वातावरण उस लाइफस्टाइल को कैसे प्रभावित करता है। देखिए विडाल डी ला ब्लास जो है वो दोनों ही तरफ बात करते हैं। वो ये करते हैं कि वातावरण जो है वो मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये जो एक हमारे सामने दर्शावली आती है, तो ये दर्शावली हम अलग से या उसको जो ना आइसोलेशन में नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए जो है हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ज्योग्राफी। सभी एट्रीब्यूट्स को एक एकीकृत रूप में अगर हम देखेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। इसी प्रकार आगे रिचर्ड हार्टसोन ने भी ये जो कंसेप्ट है इसको अपनी बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में, रिचर्ड हार्टसोन नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनको हम बैरन बैरे भी कहते हैं। इन्होंने जो है ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स, एक ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स बनाई जिसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम रीजन को एनालिसिस कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बैरन बैरे के द्वारा जो मैट्रिक्स दी गई है जिसको ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स कहा जाता है उसके बारे में। बैरन बैरे रीजनल प्लानर तथा अर्बन ज्योग्राफर हैं। इन्होंने जो है रीजनल सिंथेसिस को समझाने के लिए एक ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स दी जिसको अब हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो मैंने एक जो है ना एक मैट्रिक्स बनाई हुई है जिसको अभी आप समझोगे। इसमें क्या है कि जैसे सभी मैट्रिक्स में होता है, इसमें ये जो आप ऐसे तिरछी लाइनें देख रहे हो इनको रो कहा जाता है और ये जो बिल्कुल सीधी है इनको कॉलम कहा जाता है। इस मैट्रिक्स में क्या है कि जो कॉलम है उसमें प्लेसेस का नाम लिखा जाता है। जैसे ये रेवाड़ी है, भिवानी है, रोहतक है, हिसार है, यानी रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक और हिसार, ये प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं और इनके एट्रीब्यूट्स, ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, देखिए रेवाड़ी का टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन डेंसिटी और मलेरिया के केसेस। ऐसे ही भिवानी का टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन डेंसिटी और मलेरिया के केसेस। ऐसे करके हमने 4 प्लेसेस जो है हरियाणा के लिए हुए हैं और 4 ही जो है ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट लिए हुए हैं। अब ये मैट्रिक्स कैसे जो है वो एक्सप्लेन रीजनल सिंथेसिस को करती है, हम इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो रेवाड़ी है, अगर हम रेवाड़ी को के कॉलम वाइज इसको देखें, ऐसे रेवाड़ी में 35 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 68 सेंटीमीटर रेनफॉल है जो एवरेज रेनफॉल है, और 272 पर्सन
जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे करते 1080 जो है वो मलेरिया के केस है। तो आप इसको समझिए कि 35 जो है वो टेम्परेचर है, 68 जो है रेनफॉल है, 272 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है और 1080 जो है वो मलेरिया की केस है। अगर हम इसको ऐसे कॉलम वाइज इसको एनालाइज करें कि कैसे, देखिए टेम्परेचर का रेनफॉल पे और रेनफॉल का पॉपुलेशन डेंसिटी और मलेरिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप इसको देखो ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि अगर हम ये पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का पॉपुलेशन डेंसिटी और मलेरिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे हम इसको जब एनालाइज करते हैं तब हम जो है स्पेशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं, है ना। स्पेशियल एनालिसिस क्या होता है कि स्पेस को एनालाइज करना। तो यहां पे हम स्पेशियल एनालिसिस एक एट्रीब्यूट्स का दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक तत्वों का दूसरे तत्वों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को स्पेशियल एनालिसिस कहते हैं। स्पेस में, रीजन में एक तत्वों का दूसरे तत्वों पर जब हम प्रभाव को समझ रहे होते हैं तब हम स्पेशियल एनालिसिस वहां पे कर रहे होते हैं। तो हम यहां पे स्पेशियल एनालिसिस इस मैट्रिक्स से देख सकते हैं। ऐसे आप भिवानी का देख सकते हो, रोहतक का देख सकते हो और हिसार का देख सकते हो। अगर हम ऐसे करते हो कॉलम वाइज जब इस एनालिसिस को समझते हैं तब हम जो है यहां पे स्पेशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं और ये एक सिंथेसिस को, रीजनल सिंथेसिस को जो है बना रहा होता है ना। रीजनल सिंथेसिस को समझाने के लिए ही बैरन बेरे ने जो है इस मैट्रिक्स की रचना की थी। ऐसे ही आप दूसरे उसमें पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, जब हम सेल वाइज, क्योंकि इसको आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर एक हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है इसको हम सेल कहते हैं। अब ये सेल क्या है कि अगर हम इसको ऐसे रो वाइज एनालिसिस करें, जैसे हम एनालिसिस करते हैं रेवाड़ी का रेनफॉल, यहां पे 68 है, यहां पे 70 है, यहां पे 75 है, यहां पे 65 है। इसका मतलब हम एरियल डिफरेंशिएशन को एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे, देखिए रेनफॉल कैसे बदल रहा है। रेवाड़ी में 68 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल हो रही है, भिवाड़ी में 70, रोहतक में 75 और हिसार में 65 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। यानी कि रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से हम एरिया वाइज डिफरेंस को यहां पे समझ रहे हैं, इसको हम एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो एक जो रीजनल इंटीग्रेशन है उसको हम ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स की मदद से समझ सकते हैं। मैंने इस डाटा से जो है इसको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे भी, ये तो है पर्टिकुलर प्रेजेंट का, आप ऐसे ही आप इसको टाइम सीरीज में भी देख सकते हो। अगर हम इसको ऐसे टाइम सीरीज में देखें तो आप देख सकते हो आज से 10 साल पहले पर्टिकुलर रेनफॉल भिवानी का कैसा रहा होगा। आज 70 सेंटीमीटर है तो 10 साल पहले कैसा रहा होगा और 50 साल पहले कैसा रहा होगा। ऐसे भी हम यानी कि टाइम सीरीज में भी, टाइम डायमेंशन से भी जो है हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इसको एनालिसिस करने के लिए, जो रीजनल सिंथेसिस है उसको एनालिसिस करने के लिए बैरन बेरे ने जो है वो ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स की रचना की। अब अगर हम जो रीजनल सिंथेसिस है उसके अगर हम उसके रेलेवेंस पे आए कि उसका क्या प्रयोग हो सकता है, उसको हम इस मैट्रिक्स का क्या यूज कर सकते हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं कि रीजनल सिंथेसिस जो है या फिर जो ये मैट्रिक्स है वो हमें जो है एनालिसिस, स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस करने में मदद करता है। स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस कैसे, इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस पे, किस तरह से एक पर्टिकुलर जो है ना एट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस पे, इसको हम समझ सकते हैं। हम रीजनल जो है डिस्पैरिटी को समझ सकते हैं, जैसे रेनफॉल की रीजनल डिस्पैरिटी, पॉपुलेशन की, मलेरिया की, किसी भी चीज की जो कोई भी ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स है उसकी रीजनल डिस्पैरिटी को जब हम समझते हैं तो उसमें हम
रीजनल सिंथेसिस को या इस मैट्रिक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम जब टेम्पोरल जो ट्रेंड है किसी एट्रीब्यूट का या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का, अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है उनको मिला के जब हमें ट्रेंड समझना होता है, जैसे रेनफॉल के ट्रेंड को समझने के लिए हम जो है इस मैट्रिक्स का या रीजनल सिंथेसिस का जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा से जो है इस टॉपिक पे एक बार वीडियो को दोबारा चला लें और देख लें। दूसरी बात है कि इसमें जैसे जो मैं अभी आपको करा रहा हूं तो इसमें कुछ अभी धीरे धीरे हम क्वालिटी जो है वो जैसे वीडियो वगैरह में लेके आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे मैं उस तरफ जा रहा हूं। आपको और क्वालिटी के वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूं कि इससे अच्छे और क्वालिटी के वीडियोस जो है आप भी सुझाव दे सकते हैं कि मैं और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस जो है वो आपके सामने कैसे लेके आऊं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में